नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। लोकसभा चुनाव के ऐलान में अब सिर्फ 31 दिन का वक्त बचा है। इन 31 दिनों में भी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि 10 दिन के भीतर देश के सियासी तस्वीर में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है पिछले 10 दिनों के भीतर, और माना जा रहा है कि आने वाले कुछ और दिनों में यह तस्वीर और भी ज्यादा बदलेगी। पिछले 10 दिनों में क्या क्या हुआ, पहले मैं ये आपको बता देता हूं। देखिए, विपक्षी गठबंधन को इंडिया नाम देने वाली ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। इंडिया गठबंधन को एक मंच पर लाने वाले नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच खाई बढ़ती जा रही है। अभी तक पंजाब में ही झगड़ा चल रहा था, लेकिन अब चंडीगढ़ और गुजरात की भरूच सीट पर भी विवाद बढ़ गया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे पीएम मोदी का जिक्र कर नया इशारा कर चुके हैं, जिसे मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था। और जिस उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट है, वहां ना तो कांग्रेस सपा के बीच सीट शेयरिंग पर फाइनल बात बन पा रही है, और अब तो आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी का मन भी बदलने लगा है। मैंने आपको कल ही बताया था कि जयंत चौधरी की बीजेपी नेताओं के साथ पहले दौर की बातचीत हो चुकी है, यानी गठबंधन के कई साथी धीरे धीरे या तो अलग हो गए या अलग होने की दिशा में बढ़ रहे हैं। और ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब इंडिया गठबंधन में अकेले कांग्रेस ही बचेगी। आप देख सकते हैं, ग्राफिक के जरिए भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से राहुल गांधी के आसपास नेताओं का जमघट था, लेकिन अब वो अकेले खड़े नजर आ रहे हैं। देखिए, बाकी जो दल इस गठबंधन में भी मौजूद है, उनमें से अधिकतर का कांग्रेस के साथ पुराना गठबंधन है, वो यूपीए के ही घटक दल रहे हैं। आज मैं खास तौर पर जयंत चौधरी की बात करने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन की बात अगर उठ रही है तो इसके पीछे की असल वजह क्या है, असल कहानी क्या है। क्या जयंत चौधरी माहौल को देखते हुए बीजेपी के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं, यह बड़ा सवाल। क्या जयंत चौधरी अपने सियासी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लिए उन्हें मजबूर होना पड़ रहा है, या फिर सीट शेयरिंग को लेकर वो अखिलेश यादव से नाराज है? ये तमाम सवाल है। देखिए, इन चीजों पर मैं बारी बारी से बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले उस सवाल का जवाब तलाशना जरूरी है कि जयंत चौधरी का मन आखिरकार क्यों बदला। क्योंकि जैसे ही जयंत चौधरी के मन बदलने की खबर सामने आई, समाजवादी पार्टी इसका सबसे ज्यादा असर सपा पर दिखाई दिया। कैसे, सुनिए। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। तो आपने सुना अखिलेश यादव ने क्या कहा कि एक शब्द को जरा गौर से देखिएगा, यानी अखिलेश यादव भी अब जयंत चौधरी से सिर्फ उम्मीद ही लगा रहे हैं। उन्हें भी कहीं ना कहीं इस बात का आभास है कि जयंत चौधरी का मन बदल रहा है। यह बात सही है कि अगर जयंत चौधरी एनडीए में चले गए तो सबसे बड़ा झटका अखिलेश यादव को ही लगेगा, क्योंकि जयंत चौधरी के दम पर ही वो पश्चिमी यूपी की सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखिए, दूसरा सवाल यह है कि जयंत चौधरी को लेकर हलचल क्यों शुरू हुई। दरअसल इसका जवाब खुद जयंत चौधरी ही हैं। कैसे? पहली वजह, इतना सब कुछ होने के बाद भी जयंत चौधरी की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। उनकी पार्टी का कोई भी नेता इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता है। दूसरी वजह, जयंत चौधरी पिछले कुछ दिनों से बहुत शांत है, ना तो कोई बयानबाजी कर रहे हैं और ना ही सोशल मीडिया पर पहले जैसे आक्रामक नजर आ रहे हैं। योगी सरकार ने अभी जो बजट पेश किया, उस पर भी जयंत चौधरी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तीसरी वजह, जयंत चौधरी ने अपने 2 कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। एक कार्यक्रम 4 फरवरी का था, यानी 3 दिन पहले, और दूसरा कार्यक्रम 12 फरवरी को छपरौली में था, जहां अजित चौधरी की प्रतिमा का लोकार्पण होना था। माना जा रहा है कि बीजेपी से बात चल रही है, इसलिए जयंत चौधरी ने फिलहाल यह कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पर। तो ये आखिर जयंत चौधरी का रुख बदला क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले तक तो सब कुछ ठीक था। 19 जनवरी को अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ फोटो शेयर की थी। उन्होंने लिखा था एक्स पर कि राष्ट्रीय लोकदल और सपा के गठबंधन की सभी को बधाई।
जीत के लिए सभी एकजुट हो जाए, जुट जाए। इस पोस्ट को जयंत चौधरी ने अपने अकाउंट पर शेयर किया। जयंत चौधरी ने लिखा, राष्ट्रीय संवैधानिक मूल्यों के रक्षा के लिए सदैव तत्पर हमारे गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं से उम्मीद है अपने क्षेत्र के विकास और खुशहाली के लिए कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। अब सवाल यह है, जब 19 जनवरी तक सब कुछ ठीक था तो अचानक से जयंत नाराज होने की खबर क्यों आने लगी? ऐसी कौन सी बातें हैं जो जयंत चौधरी को खटक रही हैं और उन्हें बीजेपी के करीब ला रही हैं? इसकी पहली वजह है अखिलेश यादव की तरफ से किया गया सीटों का बंटवारा। कैसे, जरा इसको देखिए। समाजवादी पार्टी ने बेशक राष्ट्रीय लोकदल को 7 सीट का ऑफर किया, लेकिन शर्त यह रख दी कि आरएलडी सिर्फ 3 सीटों पर ही अपने प्रत्याशी उतारेगी। बाकी की जो 4 सीटें हैं वह अखिलेश यादव अपने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं, जो आरएलडी के सिंबल पर लड़ेंगे। इसमें कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर जैसी सीटें भी हैं जहां पेच फंसा हुआ है। इन सीटों पर अखिलेश अपने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं, जबकि आरएलडी का दावा है कि वोट बैंक के लिहाज से ये उसकी परंपरागत सीटें हैं। अब इस बार जो बातें हुई 3 सीटों की बात थी, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर पे जब पहले सहमत हो गए थे कि रालोद के सिंबल पे सपा का आदमी लड़ जाए, लेकिन मुजफ्फरनगर कैराना पे थोड़ा पेच था। और जो जानकारी है उसके अनुसार जयंत इस बात पर राजी हो गए हैं कि मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक को ही लड़ा दिया जाए रालोद के सिंबल पर, लेकिन कैराना उन्होंने अपने हिस्से में की है। देखिए, करीब 2 साल पहले जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब भी सपा और राष्ट्रीय लोकदल के बीच सीट बंटवारे को लेकर इसी तरह की दिक्कत शुरू हुई थी। मथुरा की मांड सीट पर दोनों दल आमने सामने थे और तब भी राष्ट्रीय लोकदल के खाते में गई कई सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। इससे जुड़ा आंकड़ा भी मैं आपको बताता हूं, उससे तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाएगी। देखिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने पश्चिमी यूपी की 40 सीटों की मांग की थी। हालांकि अखिलेश यादव ने उन्हें 33 सीट दी, जिसमें से कई सीटों पर सपा के ही प्रत्याशी ने आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ा। इसमें से 8 सीटों पर आरएलडी के प्रत्याशी चुनाव जीते भी। विधानसभा चुनाव में भी कई बार यह बात सामने आई कि बीजेपी जयंत चौधरी को अपने साथ जोड़ना चाहती है। मुझे पता है कि बीजेपी ने 20 सीटों का ऑफर भी दिया था, लेकिन जयंत चौधरी उस वक्त नहीं माने। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि वो ऐसे नेताओं में से नहीं है जो चवन्नी की तरह पलट जाए। यह बयान खासा चर्चित रहा था जयंत चौधरी का विधानसभा चुनाव के दौरान। ये लोग कहां थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके मैं पलट जाऊंगा? है क्या? मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके मैं पलट जाऊंगा? है क्या? हालांकि जयंत चौधरी के लिए बीजेपी ने अपनी बाहें जिस तरह से 2022 के विधानसभा चुनाव में खोली थी, उसी तरह एक बार फिर खोल दी है। सिर्फ इंतजार है जयंत चौधरी का कि वो कब जाकर गले मिलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि बीजेपी ने जयंत चौधरी को लोकसभा चुनाव से पहले जो ऑफर दिया था उसमें क्या है, यह भी बड़ा अहम हो जाता है। बीजेपी ने आरएलडी को पश्चिम यूपी की 2 सीटें ऑफर की है। इसके अलावा दूसरा ऑफर यह कि अगर 2024 में सरकार बनती है तो केंद्रीय राज्य मंत्री का पद भी दिया जाएगा। जयंत पहले से ही राज्यसभा सांसद है, ऐसे में यह पद उनके लिए ऑफर किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। अब यहां से जयंत चौधरी के सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह कि वो अखिलेश यादव पर ज्यादा सीटों के लिए दबाव बनाए, और दूसरा रास्ता यह है कि वो चुपचाप बीजेपी से डील फाइनल कर ले, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आरएलडी ने कभी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं किया। सच तो यह है कि आरएलडी ने बीजेपी के साथ जब जब गठबंधन किया तब तब पार्टी को फायदा मिला। इससे जुड़े कुछ आंकड़े मैं आपको बताता हूं। देखिए, 1999 में आरएलडी ने पश्चिमी यूपी की 15 सीटों पर अकेले विधानसभा चुनाव लड़ा था, तब सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली थी। 2004 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर 10 सीटों पर चुनाव लड़ा, तब सिर्फ 3 सीटों पर उसे जीत मिली। 2009 में बीजेपी के साथ मिलकर 7 सीटों पर चुनाव लड़ा, तब सबसे ज्यादा 5 सीटें पर जीत मिली। इसके बाद 2014 में कांग्रेस के साथ मिलकर 8 सीटों पर लड़ा, खाली हाथ रहे, और 2019 में समाजवादी पार्टी बसपा के साथ मिलकर 3 सीटों पर लड़ा चुनाव, तब भी खाली हाथ रहे। इसी तरह जब 2002 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था तो पार्टी 14 सीटें जीती थी। यह आरएलडी का अब तक का सबसे बेहतरीन
प्रदर्शन का। मान लेते हैं कि अखिलेश का साथ छोड़ देते हैं, तो देखिए सिर्फ पश्चिमी यूपी की 26-27 सीटों की बात नहीं है। फिर हरियाणा में भी इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, कुछ हद तक राजस्थान में भी मिलेगा, और यूपी की तो 26-27 सीटों पर लगभग जाट समुदाय जो अभी तक अलग अलग रहता है, बिखरा रहता है, ज़्यादा बल्क उसका जैंत को मिलता रहा है। लेकिन जैंत के जाने के बाद तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जाटों का बहुत बड़ा हिस्सा, जिसे हम कह सकते हैं बल्क में, वो लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सकते हैं। खंड और मुरादाबाद और बरेली और संभल, ये जो सारा इलाका है जहां भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलें झेलनी पड़ी हैं, शायद वहां पे उसकी राहत आसान हो जाए। यानी आरएलडी की नजर भले ही पश्चिमी यूपी तक सीमित हो, बीजेपी की नजर में यह हरियाणा और राजस्थान को भी साधने वाला दांव है। वैसे भी अब तक 2 बार आरएलडी और बीजेपी के बीच गठबंधन हो चुका है। पहली बार 2002 के विधानसभा चुनाव में हुआ और दूसरी बार 2009 के लोकसभा चुनाव में। और अगर जयंत इस बार मान गए तो ये आरएलडी का बीजेपी के साथ तीसरा गठबंधन होगा। अब सवाल है कि अगर जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जाते हैं तो इसकी और क्या वजह हो सकती है। देखिए, लोकसभा में पार्टी 2 बार बुरी तरह चुनाव हारी है। इस बार खाता खुलने की उम्मीद बढ़ जाएगी। पिता अजीत सिंह के निधन के बाद जयंत चौधरी पहला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, यानी विरासत बचाना भी जयंत के सामने एक बड़ा चैलेंज है। पिछले कुछ चुनावों में पार्टी का वोट बैंक घटता रहा है, इसे भी सुधारना अब जयंत चौधरी की जिम्मेदारी है। आरएलडी और चौधरी जयंत जी जिधर चले जाएंगे या बीएसपी जिधर चली जाएगी, दोनों में से एक भी कोई सा किसी के गठबंधन में आ गया, बिल्कुल सीट एक तरफा जीतती चली जाएंगी, दूसरा देखता रह जाएगा। बिल्कुल यानी बीजेपी को जयंत की जितनी जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा जयंत को बीजेपी की जरूरत है। जिस पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी की पार्टी सियासत करती है, वहां करीब 10 से 12 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां जाट वोटर निर्णायक भूमिका में होता है। इस क्षेत्र में जाटों की आबादी 17% के आसपास है, जो आरएलडी की बड़ी ताकत है। इस वोट बैंक पर एक बड़ा धड़ा बीजेपी के साथ है। जो जाट वोटर बीजेपी के साथ नहीं है, उनकी नुमाइंदगी जयंत चौधरी करते हैं। पिछले कुछ समय से जाट समाज को लेकर कई बार सियासत हुई, जिस पर जयंत चौधरी आक्रामक भी रहे। देखिए, सबसे पहले किसानों का मुद्दा, दिल्ली के बॉर्डर पर हुए कई किसानों की वहां पर जान भी गई, जिन्हें शहीद बताया गया, और इसकी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार पर डालने की कोशिश भी हुई। जयंत चौधरी भी कई बार इस मुद्दे पर सरकार को घेर चुके हैं। दूसरा मुद्दा पहलवानों का, कुश्ती संघ के विवाद में जाट समाज से आने वाले कई बड़े पहलवान लामबंद हुए, जयंत चौधरी उनके साथ खड़े नजर आए। और तीसरा मुद्दा अग्निवीर योजना का, जयंत चौधरी ने कई बार इस योजना का विरोध भी किया है। उसके मन मस्तिष्क में आग नहीं, एनडीए डबल इंजन की सरकार देश का विकास कर रही है, तो ऐसे सारे लोगों को स्वागत। किसानों का भला हम कर रहे हैं, किसानों की नींद, किसान का दिल मिल है, उसे हम चला रहे हैं, पेमेंट हम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को, जब किसानों के सारे समस्या हम समाधान कर रहे हैं, तो नेताओं के भी समस्या समाधान होगा। इंडिया RLD is soon going to be join the NDA family, and on behalf of my party, I welcome them. Although I am not really aware of the seat distribution between BJP and RLD. जयंत चौधरी के समर्थकों को साल 2020 की एक और तस्वीर याद है। यह तस्वीर हाथरस से आई थी, जब आरएलडी के विरोध प्रदर्शन के दौरान यूपी पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इस दौरान कुछ लाठियां जयंत चौधरी को भी लगी थी। इसके बाद जयंत चौधरी ने कहा था कि वो लाठी खाने से पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। अब जब जयंत चौधरी के पलटने की बात सामने आ रही है, तो समाजवादी पार्टी के नेता इस खबर को गलत बता रहे हैं। आपने बजट में भी देखा, कोई भी एमएसपी का जिक्र नहीं है, और किस तरह हमारी रेसलर जो बहनें थी, उनका अपमान हुआ है भाजपा सरकार द्वारा। तो मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति हो। अब वो कहीं नहीं जा रहे, तो यार आधा चुनाव आधा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराने का। देखिए, 2019 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव, दोनों ही चुनावों में बीजेपी को पश्चिमी यूपी में नुकसान हुआ था। अब अगर जयंत चौधरी एनडीए में चले जाते हैं, तो बीजेपी इस नुकसान की भरपाई कर सकेगी और 400 पार का जो नारा है, उसे भी मजबूत कर लेगी। हालांकि
अभी तक जयंत चौधरी ने कोई भी फैसला नहीं लिया है। यह भी हो सकता है कि 2019 और 22 की तरह वो बीजेपी को आखिरी वक्त पर मना कर दे और समाजवादी पार्टी के साथ नया समझौता कर ले। लेकिन इतना जरूर है कि बातचीत जारी है। देखिए, इंडिया गठबंधन में खटपट की खबरें तो आप रोज देख रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको एनडीए के भीतर की एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। यह तस्वीर सामने आई है हरियाणा से, जहां एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुझे खबर मिली है कि इस राज्य में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और जेजेपी, जो कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, जननायक जनता पार्टी, दोनों आमने सामने हैं। और इसी से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। एनडीए में भी सीट बंटवारे को लेकर टकराव, और ये टकराव की खबर हरियाणा से। हरियाणा में जेजेपी को सीट नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी को हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कोई सीट नहीं देगी लोकसभा की। बीजेपी का तर्क है कि सभी 10 सीट पर वो जीती है, सभी 10 सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, यानी लोकसभा चुनाव में हरियाणा में अगर खास तौर पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी दोनों की राहें अलग हो सकती हैं। सवाल यह है कि राहें अलग होंगी तो क्या सरकार से भी जेजेपी अलग हो जाएगी? यह अपने आप में बड़ा सवाल इस वक्त का। देखिए, यानी इंडिया गठबंधन की तरह यहां भी सीट बंटवारे का मुद्दा भारी पड़ रहा है, और बात इतनी आगे बढ़ गई है कि दोनों दलों ने आमने सामने की लड़ाई की तैयारी कर ली है। हालांकि दुष्यंत चौटाला को अभी भी उम्मीद है कि बीजेपी उनकी पार्टी का ध्यान जरूर रखेगी। पार्टी अपना काम कर रही है और जल्द 10 की 10 लोकसभा सीटों पर पार्टी के प्रभारी सह प्रभारी भी नियुक्त करेंगे, जो आगे का काम भी और कोऑर्डिनेशन भी। क्या गठबंधन के तहत ही लड़ेंगे? क्या मुख्यमंत्री एनडीए चर्चा करेगी, और मुझे लगता है जिस हिसाब से आज नीतीश कुमार जी आए हैं, चंद्रबाबू नायडू जी की चर्चा है, मुझे लगता है एनडीए मजबूती के साथ देश का सबसे बड़ा दल है। देखिए, दुष्यंत चौटाला बड़ी सधी हुई बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एनडीए बात करेगा, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि हम 10 की 10 सीटों पर प्रभारी हमने नियुक्त कर दिए, हम चुनाव दमखम से लड़ेंगे, इसका भी संदेश दे रहे हैं। ये तो बात हुई भविष्य की, और दुष्यंत चौटाला को भी पता है कि सियासत उम्मीदों पर कयास नहीं होती, क्योंकि दो दलों के बीच चल रही बातचीत कब बिगड़ जाए ये किसी को नहीं पता। इंडिया गठबंधन में इन दिनों हम यही देख रहे हैं, इसलिए दुष्यंत चौटाला ने प्लान बी पहले से ही तैयार कर रखा है। जेजेपी ने सभी 10 लोकसभा सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है। हरियाणा में सभी सीटों पर लोकसभा प्रभारी और सह प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। 10 फरवरी से लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव कार्यालय खोले जाएंगे, और जेजेपी की पहली कोशिश भिवानी, हिसार और सिरसा लोकसभा सीट पर मजबूती बढ़ाने की है। इसलिए भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर राज्य मंत्री अनूप धानक को प्रभारी बनाया गया है। आज की परिस्थितियां ये कहती हैं कि जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव मिलकर के लड़ेंगी। बीजेपी और जेजेपी दोनों तैयारियां कर रही हैं। अब बीजेपी जेजेपी की टॉप लीडरशिप की मीटिंग चुनाव से पहले होगी, उसमें तय होगी। और राजनीति शर्त के हिसाब से नहीं चलती, राजनीति हालात के हिसाब से चलती है, लोगों की भावना के हिसाब से चलती है, और उसी हिसाब से इसका फैसला। देखिए, आपने दोनों भाइयों के बयान सुने। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हरियाणा के, दिग्विजय चौटाला उनके भाई हैं, और पार्टी का काम भी देखते हैं। लेकिन दोनों कह रहे हैं कि उम्मीद है बातचीत की। लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस पूरे मुद्दे पर बात करने तक को तैयार नहीं है। यानी जेजेपी भविष्य को देखते हुए हर मोर्चे पर अपनी तैयारी मजबूत रखना चाहती है, क्योंकि पार्टी का एक धड़ा भिवानी और हिसार लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की मांग कर रहा है। दलील दी जा रही है कि इन दोनों सीटों पर दुष्यंत चौटाला और उनके पिता अजय सिंह चौटाला चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं। दरअसल 1999 में अजय सिंह चौटाला भिवानी लोकसभा सीट से इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर ही चुनाव जीते थे। तब चौटाला परिवार राजनीतिक तौर पर एक हुआ करता था, अब 2 भागों में बढ़ चुका है। इसके अलावा 2014 में हिसार लोकसभा सीट से दुष्यंत चौटाला चुनाव जीते थे। यह चुनाव भी उन्होंने इनेलो के टिकट पर जीता था। 2019 का चुनाव भी दुष्यंत चौटाला ने इसी सीट से जेजेपी के सिंबल पर लड़ा था, लेकिन बीजेपी से वो ये चुनाव हार गए थे। अब जब जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी एनडीए के साथ गठबंधन में है,
तो 2 सीटों पर अपना दावा मजबूती के साथ ठोक रही है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी है जो खुद को हरियाणा में सक्षम मानती है, यानी बीजेपी को लगता है कि जैसे 2019 में प्रदेश की सभी 10 सीटों को उसने अकेले अपने दम पर जीत लिया, वैसा ही प्रदर्शन 2024 में भी किया जाएगा। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को फैसला करना है, लेकिन जिस तरीके से मैं देख रहा हूं अभी बहुत सक्षम भारतीय जनता पार्टी है। और बाकी तो देश में मोदी जी ने कहा ही है कि भाई 370 पार जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी को देश सीटें देगा लोकसभा की, और गठबंधन और सहयोगियों को मिलाकर के 400 पार करेगा। तो उसमें कौन कौन शामिल होगा ये आने वाले समय। जेजेपी की अपनी तैयारी जारी है। वो गांव-गांव जाकर जनसंपर्क अभियान चला रही है, लोकसभा चुनाव के लिए अपनी जमीन मजबूत कर रही है। लेकिन यहां सवाल गठबंधन धर्म का है। क्या एनडीए में रहते हुए जेजेपी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी, और वो भी तब जब इसी साल के अंत में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना है और हरियाणा की बीजेपी सरकार जेजेपी के सहारे ही 5 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। आपको बता दूं कि हरियाणा विधानसभा की मौजूदा स्थिति क्या है, उससे तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाएगी। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 41 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी को जेजेपी के 10 विधायकों ने समर्थन दिया है, जबकि 7 निर्दलीय और एचएलपी के टिकट पर जीतने वाले गोपाल कांडा का सरकार को समर्थन है। यानी बीजेपी की मनोहर सरकार के पास 59 विधायकों का समर्थन है, जो बहुमत से काफी ज्यादा बनता है। अब सवाल यह है कि अगर जेजेपी और बीजेपी के बीच खटपट होती है तो क्या सरकार पर इसका कोई असर होता? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जेजेपी के 10 विधायक अगर समर्थन वापस ले भी लेते हैं तो सरकार के पास 49 विधायकों का समर्थन बचेगा, जो बहुमत से 3 सीट ज्यादा का बनता है। यानी हरियाणा में बीजेपी के हौसले सातवें आसमान पर हैं, फिर चाहे सरकार बनाने की बात हो या फिर राज्यसभा चुनाव की। दरअसल कुछ ही दिनों में हरियाणा में राज्यसभा की 1 सीट खाली हो रही है। यह सीट डीपी वत्स की है, जिनका कार्यकाल 2 अप्रैल को खत्म होगा। कुछ दिनों बाद इस सीट के लिए चुनाव होना है और इसमें भी बीजेपी के प्रत्याशी को जीत के लिए 46 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। अगर जेजेपी समर्थन नहीं भी करती है तो निर्दलीय विधायकों के सहारे बीजेपी ये बाजी मार सकती है। इसलिए बीजेपी ज्यादा टेंशन नहीं ले रही और हरियाणा की सभी 10 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। यह राज्यसभा का जिक्र मैंने इसीलिए किया क्योंकि बीजेपी की बेफिक्री इस बात से जाहिर होती है। 2024 10 की 10 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मोदी जी तीसरी बार फिर से सरकार बनाएंगे। चेहरों में बदलाव होने की उम्मीद। ये हमारा जो केंद्रीय समिति है, चुनाव समिति, वो तय करेगी। देखिए 2019 का विधानसभा चुनाव बीजेपी और जेजेपी ने अलग अलग लड़ा था और पिछले कुछ समय से ये दोनों पार्टियां जिस तरह से एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, उससे भविष्य धुंधला नजर आ रहा है। कई जानकार तो ये भी मान रहे हैं कि बहुत जल्द दोनों दलों की राहें जुदा हो सकती हैं। जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव अलग अलग लड़ेंगे। ये इससे माना जाता है कि पिछली जो इनकी कोर मीटिंग हुई थी यहाँ पे, उसमें भी ये मत निकल के आया था। जो पदाधिकारियों के, भाजपा पदाधिकारियों के बयान आ रहे हैं, उसके आधार पर भी यही निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि दोनों विधानसभा के चुनाव अलग अलग लड़ेंगे। तो लब्बो-लुआब यह है कि हरियाणा का प्रदेश नेतृत्व जेजेपी को एक भी सीट देने को तैयार नहीं है और जेजेपी उम्मीद कर रही है कि शायद बीजेपी वाले कोई सीट दे दे। लेकिन स्थिति यहां तक बन पड़ी है कि आने वाले दिनों में यह टकराव बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। बात करते हैं एनडीए की। सोमवार को पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 370 और एनडीए 400 से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतेगा। अब पीएम मोदी के इस दावे को जमीन पर उतारने की रणनीति तेज हो गई है। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं। 400 प्लस के मिशन पर एनडीए का जोर। एनडीए में फिर शामिल होगी टीडीपी। अकाली दल से बीजेपी की बातचीत जारी है। इसके अलावा कई छोटे दलों से भी भारतीय जनता पार्टी की बातचीत हो रही है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पंजाब में अकाली दल एक बार फिर से एनडीए में आ सकता है और टीडीपी भी एनडीए में आ सकती है। यानी एक तरफ इंडिया गठबंधन बिखर रहा है और दूसरी तरफ एनडीए मजबूत होता जा रहा है। अभी तक
एनडीए में करीब 40 दल हैं जिनकी संख्या आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है। एक तरफ पश्चिमी यूपी की 27 सीटों को साधने के लिए जयंत चौधरी को एनडीए से जोड़ने की तैयारी है, तो आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर असर डालने के लिए टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू से मुलाकातें हो रही हैं। आज चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में मौजूद हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होनी है। इसी तरह पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के लिए अकाली दल से बातचीत जारी है, क्योंकि इस राज्य में अकेले दम पर लड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ हद तक मुश्किल है। बीजेपी का सबसे ज्यादा जोर दक्षिण भारत में कांग्रेस को कमजोर करने पर है। कर्नाटक में पार्टी पहले से ही मजबूत है और अब आंध्र प्रदेश में समीकरण बनाए जा रहे हैं। टीडीपी अगर एनडीए में शामिल हो जाती है तो यहां बीजेपी की को बड़ी मजबूती मिल सकती है। इससे जुड़े कुछ आंकड़े मैं आपको बता देता हूं। देखिए, 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी का गठबंधन था। तब बीजेपी ने 2 और तेलुगु देशम पार्टी ने 15 सीट जीती थी, जबकि वाईएसआर कांग्रेस, जो कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है, को सिर्फ 8 सीट मिल पाई थी। लेकिन जब 2019 के लोकसभा चुनाव में टीडीपी और बीजेपी अलग हुए तो वाईएसआर कांग्रेस मजबूत हो गई। तब बीजेपी का खाता भी नहीं खुला और टीडीपी 3 सीट पर सिमट गई। यही वो आंकड़े हैं जिसके आधार पर बीजेपी आंध्र प्रदेश में भी मजबूत दावेदारी करने लगी है। इससे पहले बीजेपी कई राज्यों में अपनी मजबूती बढ़ा चुकी है, जिसमें से एक राज्य बिहार भी है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ खड़े हैं। आज लंबे समय बाद उन्होंने पीएम मोदी से मिलकर दिल्ली में मिलकर मुलाकात की, भरोसा दिलाया वो भविष्य में भी बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे। लोग जो पहले से श्रद्धेय अटल जी के टाइम से, आप समझ लीजिए 1995 से जो साथ में थे, अब बीच में 2 बार इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे, अब इधर उधर नहीं। तो नीतीश ने भी कह दिया कि अब इधर उधर नहीं होंगे।